हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। प्यारे बच्चों, हम लोग वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। सबसे पहले वर्क के बारे में आपको मैंने पढ़ाया, फिर मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एनर्जी के बारे में यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ाया। सभी पर बेस्ड मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए। अब हम लोग इस सेशन में आ गए हैं जिसमें शायद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ठीक प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में हमें अब और कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा चैप्टर है और समझ लीजिए ये आपको श्योर शॉर्ट मार्क्स दिलाने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो केवल और केवल 3 लेक्चर में हम लोग पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। एक एक चीज लेकिन कवर किया गया है, सिर्फ आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर यू। फिलहाल द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। प्यारे बच्चों, एनर्जी जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसकी कमर्शियल यूनिट भी होती है। अब मैटर यह है सर, कमर्शियल यूनिट क्या होता है? देखो, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है किलोवाट आवर। ठीक, कहां से आया पहले इसको समझाते हैं। देखो, पावर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। पावर का मतलब होता है प्यारे बच्चों एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक, तो एनर्जी को इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई एनर्जी कंज्यूम जो होता है दैट इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। एनर्जी को हम लोग पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम भी लिख सकते हैं। पावर आपका किलोवाट में हो सकता है, टाइम आपका आवर्स में हो सकता है। ठीक, किलोवाट में हो सकता है पावर और टाइम हो सकता है आवर्स में। इसका मतलब प्यारे बच्चों, जो एनर्जी हमारी है दैट एनर्जी विल बी कैन बी रिटन इन किलोवाट आवर आल्सो। एनर्जी का एक यूनिट किलोवाट आवर भी हो सकता है। सो वी कैन राइट हियर यूनिट ऑफ एनर्जी इन कमर्शियल फॉर्म। एनर्जी का यूनिट अगर आप कमर्शियल फॉर्म में देखते हो तो दैट इज किलोवाट आवर आल्सो। इसी को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है किलोवाट आवर। जरा इसका मतलब और समझिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 किलोवाट आवर का मतलब है प्यारे बच्चों 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर। जरा इसका लॉजिक समझिएगा। अगर 1 किलोवाट का कोई मोटर है, मान लीजिए, ठीक, 1 किलोवाट का कोई मोटर है और वो 1 आवर तक आप यूज करते हो, 1 घंटे के लिए आपने यूज किया। ठीक, या मान लो आपका एसी है आपके घर में, फॉर एग्जांपल 1 किलोवाट का एक एसी है, मान लीजिए 1000 वाट का एक एसी है और उसको मैंने 1 घंटे तक चलाया। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ? दैट इज 1 किलोवाट आवर। ठीक, तो देखो 1 किलोवाट जो होता है इसका मतलब 1000 वाट भी होता है। 1 किलोवाट मींस 1000 वाट ऑल्सो। और 1 आवर जो होता है प्यारे बच्चों, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, यानी कि 60 इंटू 60 सेकेंड्स भी होते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 60 इंटू 60 करोगे आप तो 3600 बनेगा वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड को ही जूल कहते हैं, तो ये आपका बनेगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स के बराबर। So 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules के बराबर। 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules के बराबर। क्लियर? तो ये 1 किलोवाट आवर हो गया, जो कि एनर्जी का एक काफी बड़ा, आप समझ सकते हो, यूनिट है, क्योंकि 10 की पावर 6 वाट में जा रहा है। फिलहाल आइए देखते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour। यही मैंने आपको समझाया। 1 किलोवाट का, 1 किलोवाट पावर का कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर आप 1 घंटे के लिए यूज करते हो, 1 आवर के लिए यूज करते हो प्यारे बच्चों, तो उसके पास जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी कंज्यूम होगी, वो एनर्जी होगी 1 किलोवाट आवर के बराबर। और 1 किलोवाट आवर को ही प्यारे बच्चों 1 यूनिट भी कहा जाता है। इसी को 1 यूनिट भी कहा जाता है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा,
वो बिल यूनिट्स में आता है। जैसे उसमें कई बार आपने अपने घर में पेरेंट्स को बात करते सुना होगा कि भाई इस महीने बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया है। कितना आया है भाई? 300 यूनिट का आया है, 400 यूनिट का बिल आया है, या 500 यूनिट का बिल आया है। प्यारे बच्चों, वो जो यूनिट होता है वो यही है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट कहा जाता है। क्लियर? इसी से बिजली का बिल आपका कैलकुलेट होता है। अगर डोमेस्टिक की बात करें तो 1 यूनिट का 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल 6 रुपए अगर मैं मान लू एक यूनिट का, एक यूनिट का 6 रुपए है, तो जरा सोचो अगर 100 यूनिट का बिल आया है तो फिर कितना हो गया? वो 600 रुपए। ठीक, एक यूनिट का 6 रुपए है, मान लो 200 यूनिट का बिल आया है तो 1200 रुपए। मल्टीप्लाई करके आप बिजली का बिल भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो इसी यूनिट के थ्रू कैलकुलेट होता है प्यारे बच्चों। ठीक, देखो कहा जा रहा है अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट रन्स फॉर 50 आवर्स, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड। तो प्यारे बच्चों, पावर जो होता है दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर क्वेश्चन में गिवन है 60 वॉट के बराबर, टाइम उसको लगा 50 आवर्स के बराबर। तो जरा चेक करिएगा, ये आपका बन जाएगा ना 3000 वॉट आवर्स। 3000 वॉट आवर्स। देखो पावर वॉट में था और टाइम आवर्स में था। क्लियर? इसी को अगर आप कमर्शियल फॉर्म में लाते हो किलो वॉट आवर में, क्योंकि कहा गया है, तो 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं, है ना? इसका मतलब वॉट को किलो वॉट में बदलना है तो हम 1000 का क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग बाई 1000 दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू किलो वॉट आवर। तो ये प्यारे बच्चों बनेगा 3 किलोवाट आवर्स के बराबर। क्लियर? 3 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो गई। देखिए फिर अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अ फैमिली यूजेस 250 यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। एक फैमिली ने एक मंथ में 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया। कह रहे कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपसे पहले ही आपको मैंने समझाया था कि यूनिट का मतलब हो गया किलोवाट आवर, यूनिट का मतलब हो गया किलोवाट आवर। क्लियर? यानी कि देखो 1 किलोवाट आवर जो होता है दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स के बराबर। तो प्यारे बच्चों, अगर 250 यूनिट्स यानी 250 किलोवाट आवर की बात करोगे तो फिर यही वैल्यू कितनी आएगी? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 250। ठीक, सिंपली प्यारे बच्चों क्या करना है? 250 का मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिर्फ आप इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे देखो ये बनेगा 36 इंटू 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6। ये वाला एक जीरो द डेसिमल मैंने हटा दिया। ठीक, इसको सिंपल करो, इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कितना आएगा भाई। 25 इंटू हम 6 करेंगे तो 150 आएगा, तो जीरो इधर चलेगा 15, ये बनेगा 75 और 15 आपका हुआ कितना? 90। ठीक, 900 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6, यानी कि प्यारे बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल्स के बराबर। ठीक, 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल्स के बराबर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी के कंजर्वेशन का लॉ। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्यारे बच्चों ये कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर देखो मैं आपको लिख करके बता रहा हूं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। सो एनर्जी आप लोग भी लिख सकते हो इसको, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, energy can neither be created nor be destroyed,
nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed. It can just be transferred from one form to another. So energy can neither be created nor be destroyed. It can just be transferred from one form to another form. एनर्जी को प्यारे बच्चों ना तो मैं क्रिएट कर सकता हूं ना ही मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी को मैं पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी को मैं किसी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं, मतलब उसके अलग अलग मेथड्स हैं। बट मैं एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। आई कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, आई कैन नॉट जनरेट एनर्जी। क्लियर? इसका मतलब ये भी हो गया प्यारे बच्चों कि हम लोग जिस प्लैनेट में रहते हैं, हम लोग जिस यूनिवर्स में रहते हैं, उस पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। क्लियर? तो देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप लोगों को भी ऐसे लिखना चाहिए। Whenever energy changes from one form to another, हमने कहा ना एनर्जी को सिर्फ चेंज कर सकते हैं, the total amount of energy remains constant। जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सो टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट इफ इट इज बीइंग चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आइए इसी चीज को मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकली डिराइव करके दिखाता हूं। देखो यहां पर है कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन में है, ठीक, कोई बॉल है मान लो, वो यहां से ड्रॉप हो रही है, यहां से उस बॉल को गिराया जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक, एंड लेट अस सपोज ये ग्राउंड है। लेट अस सपोज प्यारे बच्चों ये क्या है, हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये बॉल को हम लोग वहां से गिरा रहे हैं। बॉल की जो हाइट है, बॉल की जो हाइट है वो लेट अस सपोज कितनी है, स्मॉल एच नहीं लिखते, कैपिटल एच लिखते हैं। लेट अस सपोज द हाइट ऑफ द बॉल इज कैपिटल एच। ये मैंने देखा बॉल की जो हाइट है प्यारे बच्चों वो कितनी है हमारी, कैपिटल एच के बराबर है, ठीक। एच हाइट पर ये बॉल रखी हुई है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें प्रूफ करके दिखाइए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर प्यारे बच्चों हमें प्रूफ करना है तो जरा देखो, जब ये बॉल आपकी इस पर्टिकुलर पोजीशन पर थी यानी कि पॉइंट ए पर थी, ठीक, तो पॉइंट ए पर इसके पास सिर्फ एक एनर्जी थी और वो एनर्जी है इसके अपने पोजीशन की वजह से, क्योंकि यहां से इसको ड्रॉप किया जा रहा है तो इसका मतलब इनिशियल प्यारे बच्चों स्पीड कितनी रही होगी, 0 के बराबर। तो इनिशियल स्पीड 0 के बराबर रही होगी तो इसका मतलब इस पॉइंट पर मोशन तो नहीं है, ठीक। तो एनर्जी एट पॉइंट ए इज ओनली पोटेंशियल। देख, एनर्जी एट पॉइंट ए इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। ए पॉइंट पर बेटा जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। तो एनर्जी एट ए इज पोटेंशियल एनर्जी एट ए, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से प्यारे बच्चों कितनी होती है, mgh के बराबर। हाइट की वजह से सोचना जरा, हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, mgh के बराबर। क्लियर? और अगर मैं सबसे नीचे वाले पॉइंट पर ऑब्जर्व करूं यहां पर, तो सबसे नीचे वाले इस पॉइंट पर जो एनर्जी होगी, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से गिरेगा तो यहां पर कुछ ना कुछ इसकी स्पीड भी रही होगी, कुछ ना कुछ स्पीड भी रही होगी। अगर ये ए पॉइंट है, लेट अस सपोज ये हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर प्यारे बच्चों जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो यहां पर सोचो कौन सी एनर्जी है,
अब क्योंकि ऊपर से एकदम नीचे पहुंच चुका है तो हाइट कितनी हो गई उसकी 0, तो हाइट की वजह से जो एनर्जी थी mgh वो तो 0 हो गई, है ना। इसका मतलब एनर्जी एट पॉइंट बी इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। भाई ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो हाइट पर था। अभी जब वो नीचे पहुंच गया है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक तरह की एनर्जी है, और वो एनर्जी कौन सी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी प्यारे बच्चों कितना होगा, दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। क्लियर। अब मैटर ये है, मुझे ये देखना है कि क्या ये हाफ एम वी स्क्वायर इस mgh के बराबर है। अगर ये एनर्जी और ये एनर्जी बराबर हो गई तो मैं ये मान जाऊंगा कि जितनी एनर्जी यहां पर थी उतनी ही एनर्जी यहां पर है। इसी को बेटा बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जरा सोचो, आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, बेटा आप चैप्टर 1 में आओ, जरा मोशन मैंने पढ़ाया था उस चैप्टर पे आओ। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर यहां से ड्रॉप करो और ये h हाइट नीचे तक गिरे, तो यहां h हाइट नीचे गिरने के बाद इसकी एनर्जी कितनी होती है, उसके लिए याद करो, मैंने आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर, है ना। यहां पर स्पीड बेटा v है, फाइनल स्पीड। इनिशियल स्पीड कितनी थी भाई साहब, 0, तो 0 ही हो गया, प्लस 2g, कितना हाइट नीचे आ गया, h हाइट, तो ये v स्क्वायर जो है वो 2gh के बराबर है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, ध्यान से समझिएगा जरा, मैं यहां लिख रहा हूं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। बी पॉइंट पर जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी प्यारे बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर है, और वी स्क्वायर हमारा कितने के बराबर है, 2gh के बराबर है। 2 से 2 हुआ बेटा कैंसिल, तो ये एनर्जी कितनी हो गई, दैट इज mg कैपिटल, mg कैपिटल। क्लियर, यानी कि यहां पर भी टोटल एनर्जी mgh थी, और प्यारे बच्चों यहां पर भी टोटल एनर्जी जो है वो mgh ही थी। ठीक, अब आप दो जगह हमने देख लिया, अब हम लोग किसी बीच में कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस सपोज बॉल यहां पर है, सी पॉइंट पर, ठीक, और ऊपर से h हाइट नीचे है। ऊपर से h हाइट नीचे गिरने के बाद इस सी पॉइंट पर मैं चेक करना चाहता हूं कौन कौन सी एनर्जी है। देखो अभी इसकी जो हाइट है वो ध्यान से बेटा देखना, क्या वो कैपिटल H माइनस स्मॉल h है। भाई टोटल हाइट कैपिटल H थी, ये स्मॉल h है, तो क्या ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगा, है ना। दैट मीन्स नाउ एट पॉइंट C, पॉइंट C पर देखो, क्योंकि ये इस समय इस हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और जब ऊपर से ये गिरा होगा तो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ इसकी स्पीड v डैश भी रही होगी, है ना। इसका मतलब एट पॉइंट C ऑब्जेक्ट हैज बोथ एनर्जीज। सी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के पास प्यारे बच्चों दोनों एनर्जी है, ठीक। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी अगर मैं देखूं तो दैट इज हाफ एम वी डैश स्क्वायर, हाफ एम वी डैश स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं सी पॉइंट पर देखूं तो दैट विल बी एम जी एच माइनस स्मॉल एच। हाफ एम वी डैश स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, और एम जी एच माइनस एच इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। प्यारे बच्चों इस चीज को जरा समझिएगा, अगर ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप करें और वो एच हाइट नीचे आए, ठीक, एच हाइट नीचे आए, तो पहली बात यहां पर उसके पास जो स्पीड है
वो स्पीड आखिर कितनी है, तो उसके लिए हमें फिर से यही इक्वेशन लगानी पड़ेगी। फिर से प्यारे बच्चों हमको यही इक्वेशन लगानी पड़ेगी। देखो मैं यहां पे लगा रहा हूं, यहां से मैंने ड्रॉप किया है और h हाइट नीचे गिरने के बाद स्पीड v डैश है, तो फाइनल स्पीड बोलो v डैश हो गई। इनिशियल स्पीड बेटा 0 है, प्लस 2g स्मॉल h। इस बार जरा चेक करिए v डैश का जो स्क्वायर है क्या वो 2g स्मॉल h के बराबर है? प्यारे बच्चों जब ऑब्जेक्ट कैपिटल H हाइट नीचे गिर गया था तो वही स्पीड का स्क्वायर 2g कैपिटल H था। अभी वो केवल स्मॉल h हाइट गिरा है नीचे, तो इस बार स्पीड कितनी हो जाएगी 2g स्मॉल h के बराबर, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसको यहां पर लिखूं तो यही काइनेटिक एनर्जी, जरा ध्यान से देखिएगा, इट इज हाफ m v डैश का जो स्क्वायर है वो 2g स्मॉल h के बराबर है। तो 2 से 2 फिर से कैंसिल हुआ। This kinetic energy is equivalent to mgh। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी प्यारे बच्चों कितना है? mgh के बराबर है। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है क्या वो एनर्जी mg स्मॉल h प्लस mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h है। प्यारे बच्चों टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, है ना। इसमें भी जरा ध्यान से देखिएगा, mg स्मॉल h प्लस mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h, mgh से mgh हो गया कैंसिल, तो टोटल एनर्जी हमारी कितनी आ गई? mg कैपिटल H। तो जरा इस चीज को समझो, जब हमने किसी एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया तो यहां पर उसके पास टोटल एनर्जी सिर्फ एक तरह की थी और वो थी पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर सिर्फ एक तरह की एनर्जी थी और वो थी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू mgh। जब वो सबसे नीचे पहुंचा तो भी जो टोटल एनर्जी थी वो इस बार कौन सी थी? काइनेटिक एनर्जी, बट वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर थी। और वो जो हाफ mv स्क्वायर था वो भी कितने के बराबर था? दैट वाज mg कैपिटल H। और जब बीच के किसी एक पॉइंट पर देखा गया भाई साहब, तो एनर्जी दोनों थी, काइनेटिक भी थी पोटेंशियल भी थी, लेकिन दोनों का जो सम था वो टोटल सम प्यारे बच्चों फिर से कितना है? mg कैपिटल H के बराबर। टोटल एनर्जी एट पॉइंट C इज अगेन, देखो A पॉइंट पर एनर्जी, B पॉइंट पर एनर्जी, C पॉइंट पर एनर्जी, तीनों पॉइंट्स पर एनर्जी क्योंकि mgh के बराबर है। So we can write here energy at A is equal to energy at B is equal to energy at C। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है? दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, अब आ जाइए इस पर बेस छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है हमसे? क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ then its total energy increases, decreases, remains constant, first increases then decreases। जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ छोड़ा जाता है, जब ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है, प्यारे बच्चों टोटल जो एनर्जी है बोलो वो कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। वही तो हम लोगों ने अभी डिराइव किया कि भाई ऊपर अगर एनर्जी 100 जूल की थी तो बीच में भी 100 जूल है, नीचे भी 100 जूल है। बस ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी, बीच में दोनों एनर्जी है। हो सकता है 20 जूल काइनेटिक हो, 80 जूल पोटेंशियल हो सकता है, 60 जूल काइनेटिक हो, 40 जूल पोटेंशियल हो, बट है 100। ठीक, और सबसे नीचे वाले पॉइंट पर प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी है और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 100 जूल के बराबर। इसका मतलब टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन है जो एनर्जी का यूनिट नहीं है? जूल, तो जूल तो एनर्जी का यूनिट होता है। न्यूटन मीटर, देखो न्यूटन फोर्स है, मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क, और वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो यूनिट वर्क का वही यूनिट एनर्जी का। किलोवाट प्यारे बच्चों पावर का यूनिट होता है। किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर। क्लियर? इसका मतलब पावर का जो यूनिट है वो वर्क के यूनिट के या एनर्जी के यूनिट के बराबर तो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों क्या हो गया? किलोवाट। ये तो पावर का यूनिट है। किलोवाट आर ये भी किसका यूनिट है? एनर्जी का। वो भी कौन सा है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर है? ये सब पढ़ाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्स फ्रिक्शनल फोर्स?
कह रहे हैं इनमें से कौन सा एनर्जी चेंज है जिसमें फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा। प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट ये है, इस पर मैं एफ फोर्स लगाऊं आगे की तरफ, तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ेगा, सबको पता है भाई, आगे खींचेंगे तो आगे ही बढ़ेगा, ये आगे की तरफ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट आगे जाता है बेटा तो एक फोर्स पीछे की तरफ लगता है, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है बॉडी के मोशन को कहीं ना कहीं अपोज करता है। फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस। ठीक, ये जो नीचे का सरफेस है, सरफेस वहीं रह गया, ऑब्जेक्ट आगे जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए प्यारे बच्चों फ्रिक्शन लगेगा पीछे। क्लियर? तो हमसे कह रहे हैं इनमें से कौन सा एनर्जी चेंज है जिसमें फ्रिक्शन की बात आएगी। देखो, फ्रिक्शन की बात जहां भी आएगी वहां पर हीट एनर्जी की बात जरूर आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन हीट के फॉर्म में एनर्जी को लॉस्ट कराता है। जैसे अगर आप एक हाथ अपना दूसरे में रब करो तो यहां पर देखो, ये फ्रिक्शन की वजह से ही आपका ये हाथ गर्म होने लगता है, गर्म होने, ठंडियों में करते हैं ना, ठंडी लगती है ऐसे ऐसे। तो कहने का मतलब केमिकल एनर्जी जब हीट में कन्वर्ट हो, काइनेटिक जब हीट में कन्वर्ट हो, पोटेंशियल जब साउंड में कन्वर्ट हो, या केमिकल जब काइनेटिक में कन्वर्ट हो, तो प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं जब काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट। काइनेटिक मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में था, मान लो आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल मोशन में है और आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने का मतलब क्या हुआ, आप साइकिल को रोकने की कोशिश कर रहे हो। ठीक, तो उस समय जो एनर्जी है वो फ्रिक्शन के फॉर्म में, फ्रिक्शन की वजह से हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। क्लियर? आपकी साइकिल में ब्रेक का जो सिस्टम होता है वो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा, टायर के पास दो ऐसे गुटके लगे होते हैं, वो गुटके ही टायर को प्रेस करते हैं। जब आप ब्रेक लगाते हो तो टायर को प्रेस करते हैं, जब वो टायर दबता है तो धीरे धीरे टायर में रगड़ लगती है, जिसकी वजह से वो टायर टूटने लगता है। ठीक, तो वहां पर फ्रिक्शन का ही खेल है और वो हीट के फॉर्म में दिखाई हमें पड़ेगा। Which one of the following statements about power stations is not true? कह रहे पावर स्टेशंस के बारे में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस यूज वाटर टू ड्राइव टर्बाइंस, बिल्कुल सही है। वाटर का यूज होता है टर्बाइंस को घुमाने के लिए, बिल्कुल सही है। ऊपर से पानी को गिराया जाता है, टर्बाइन घूमने लगता है। इन पावर स्टेशन टर्बाइंस ड्राइव जनरेटर्स, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशंस डिफर फ्रॉम दैट प्रोड्यूस्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, ये पॉइंट भाई साहब गलत है। देखो, हमें इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी चाहे थर्मल पावर स्टेशन से मिले या इलेक्ट्रिसिटी आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से मिले, इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट तो करंट है ना, उसमें कोई अंतर नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आखिरी क्या है? इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस एंड थर्मल पावर स्टेशंस ऑल्टरनेटर्स प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है। ऑल्टरनेटर यानी जनरेटर्स यूज किए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रिक मोटर रेजेस अ लोड ऑफ 0.2 kg at constant speed through vertical distance of p meter in 2 seconds if acceleration of the free fall is 10 meter per second square, then power in watts developed in the motor in raising the load is। देखो, इस तरह का सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। पावर जो होता है वो वर्क अपॉन टाइम है या एनर्जी अपॉन टाइम है। एनर्जी कितनी है प्यारे बच्चों? mgh, सो दैट इज mgh by t। m है 0.2, g की वैल्यू 10 है, हाइट 3 मीटर है और टाइम जो है वो 2 के बराबर। देखो 0.2 और 10 करेंगे, 2 आएगा, कैंसिल होगा, तो वैल्यू आ जाएगी 3 वॉट्स के बराबर, 3 वॉट्स के बराबर। और ऐसा हमारा ऑप्शन कौन सा है प्यारे बच्चों? वी हैव सी ऑप्शन। सो 3 वॉट यानी कि सी ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका करेक्ट है। Next, an object is falling freely from a height x. After it has fallen a height x by 2, it will possess। अगर एक ऑब्जेक्ट x हाइट पर है और x by 2 हाइट नीचे पहुंचा है, बीच की बात हो रही ना, बीच में ऑब्जेक्ट अभी सबसे नीचे तो पहुंचा नहीं है, तो कौन सी एनर्जी है भाई साहब? दोनों एनर्जी होगी, काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी होगी। मैंने तो पूरा का पूरा डेरिवेशन भी आपको इस चीज का करवाया है ना। तो इसका मतलब इट विल हैव हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक। हाफ की बात मैं क्यों कर रहा हूं भाई? देखिए,
अगर ये ग्राउंड है और ये ऑब्जेक्ट है, अभी ये ऑब्जेक्ट एक्स हाइट पर है, तो इस ऑब्जेक्ट के पास ए पॉइंट पर सिर्फ एक एनर्जी है, वो कितनी है, एम जी एक्स के बराबर। ठीक, यही ऑब्जेक्ट जब बीचों बीच में होगा, एकदम मिडिल में होगा, यानी कि x/2 हाइट नीचे आ चुका है, तो अभी भी तो x/2 ऊपर है, तो बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी दैट विल बी mg(x/2). और काइनेटिक एनर्जी अगर आप बी पॉइंट पर देखोगे तो जरा सोचो, टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर mgx थी, है ना भाई। ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी थी ही नहीं, ए पॉइंट पर काइनेटिक कितनी थी, 0 के बराबर। तो टोटल एनर्जी अगर आप यहां पर देखोगे तो क्या वो mgx के बराबर है। तो प्यारे बच्चों, अगर ऊपर टोटल एनर्जी mgx के बराबर है तो यहां भी mgx के बराबर टोटल होगा, यहां भी mgx के बराबर टोटल एनर्जी होगा। मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है। इसका मतलब बी पॉइंट पर अगर आप देखो तो टोटल एनर्जी होनी चाहिए mgx, जबकि पोटेंशियल यहां पर कितनी है, mgx/2। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है, mgx/2। क्लियर। इसका मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी है। नेक्स्ट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कमर्शियल यूनिट, ये तो आपको एकदम रटा होगा, किलोवाट आवर। क्लियर। 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर भी होता है। इसी को 1 यूनिट भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। हाउ मच एनर्जी डज 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर्स इन 1 मिनट। देखो, पावर है 100 वॉट, टाइम है 1 मिनट के बराबर। आपसे कह रहे हैं कितना एनर्जी ये ट्रांसफर करता है, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड अपॉन टाइम टेकन। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। पावर है 100 वॉट और टाइम है प्यारे बच्चों 1 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये बन जाएगा 6000 जूल्स के बराबर। 6000 जूल्स के बराबर। तो प्यारे बच्चों, आंसर कौन सा हुआ आपका, डी, 6000 जूल्स। दैट इज योर आंसर। तो एनर्जी कितना ट्रांसफर हुआ है भाई साहब, 6000 जूल्स के बराबर। क्लियर। नेक्स्ट, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू एनर्जी विच रन्स अवर माइक्रोवेव अवन इज। देखो, माइक्रोवेव अवन को रन करने के लिए कौन सी एनर्जी हमको चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अवन किससे चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है। ठीक, कह रहे डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई अवन चलता है इलेक्ट्रिकल से, तो हमें मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ऑल्टरनेटर, जिसको आप जनरेटर भी कह सकते हो। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, भाई इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, ऑल्टरनेटर। क्लियर है प्यारे बच्चों। माइक्रोफोन कन्वर्ट्स, माइक्रोफोन, माइक क्या करता है, अभी जो मैंने माइक यूज कर रखा है ये क्या कर रहा है, ये साउंड को, जो मैं बोल रहा हूं साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो जरा चेक करिए, साउंड टू इलेक्ट्रिकल, देखो साउंड टू मैकेनिकल कह रहे हैं, साउंड टू इलेक्ट्रिकल, यस। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम प्यारे बच्चों माइक्रोफोन करता है, जिसको आप माइक भी कहते हैं। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन अप as shown in the diagram. When it reaches P, which of the following has greatest value for the stone? जब वो P पर पहुंचेगा तो उसके पास सबसे ज्यादा क्या है, आइए देखते हैं। एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेट। प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू हाइट, ड्यू टू पोजीशन। इस पॉइंट पर चेक करो, हाईएस्ट पॉइंट पर है, इसलिए इसका जो हाइट है वो सबसे ज्यादा है। हाइट सबसे ज्यादा है प्यारे बच्चों, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। Next, a girl weighing 400 Newton climbs a vertical ladder. If value of G is 10, then work done by her after climbing 2 meter will be. देखो, वर्क जो होता है प्यारे बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है आपका 400 न्यूटन और 2 मीटर वो चला है। ठीक, इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, 800 जूल्स के बराबर। So answer is 800 joules. Simple. Next,
इन केस ऑफ निगेटिव वर्क एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी, देखो निगेटिव वर्क का मतलब मैंने कहा था एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए 90 से 180, ठीक। तो यहां पर चेक करो 045 90 हो नहीं सकता, यानी कि 180, यानी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जस्ट अपोजिट हो, फोर्स इधर हो डिस्प्लेसमेंट इधर हो, जस्ट अपोजिट होगा, तो ऐसे में प्यारे बच्चों वर्क हमारा निगेटिव होगा। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पजेस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि डैम, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, डैम हाइट पर होता है, हाइट पर होने की वजह से उसके पास एनर्जी होती है, वही एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे इस चैप्टर के कई सारे क्वेश्चंस, मैंने आपको ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए हैं, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है, आपको मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन डिराइव किया है, वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर? बिल्कुल इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर एक सिंपल पेंडुलम ले लें, एक रस्सी में एक पार्टिकल बांधो और उसको यहां से ऐसे छोड़ो तो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, तो इसके पास भी जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, जितनी एनर्जी टोटल यहां पर है उतनी ही यहां पर होगी, उतनी ही यहां पर होगी। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसके केस में भी वैलिड होता है। सो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम आल्सो। क्लियर है प्यारे बच्चों? आई होप आपको एक एक बात समझ में आई होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।